Our leases are made operational only after 6 months. We will treat it as rent. लंबा जवाब है ये, लंबा आपने पढ़ लिया होगा ना जवाब। ठीक है सर। तशरीफ के मिनिस्टर साहब ये सवाल पूछेंगे, ये सवाल पूछेंगे आपसे। अब तशरीफ सर, जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है कि ख्यू और खनू एरिया में जनाब सीमेंट फैक्ट्रीज की वजह से जो डस्ट इमिशंस है, डस्ट पोल्यूशन है, उससे लाइव स्टॉक, फ्लोरा, फाना और सारा वहाँ एग्रीकल्चर में या हार्टिकल्चर में ज़मीन के साथ वो मेल नहीं खाते हैं। उसका ज़मीन के जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो हक़ाइक़ उससे मुख्तलिफ है। जनाब यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक कमेटी भेजी, हाई लेवल कमेटी, और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें यह कहा गया कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बगैर ही कंसेंट ऑपरेट की गई। तो इसमें जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी यहाँ की है वो कटहरे में खड़ी। तो इस बारे में नहीं कहा गया है कि जवाब में ये वाज़ह नहीं किया गया कि किन जो कंसेंट ऑपरेट दिया, क्या ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बाद दिया गया, नहीं दिया गया। लेकिन जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी की बात है, उन्होंने वाज़ह अपने रिपोर्ट में दिया नहीं है, बल्कि उन्होंने कैटलॉग की है वायलेशंस। उन्होंने हर एक फैक्ट्री का मुआयना करके वहाँ कैटलॉग की है वायलेशंस, ये वायलेशंस है जिस वजह से जस्ट डस्ट पोल्यूशन है वो अनकंट्रोल्ड है और जनाब उसका ज़मीन पर दिखता है। अब वहाँ लोग जनाब फसल बोने से कतराते हैं कि जब फसल काटने की बात आती है तो उस वक्त तक सारे फसल पर जो वो गेहूँ हो, वो तिलहन हो, डस्ट होता है, तो फिर वो उसकी जो कटाई वो नहीं, उससे पर एतराज़ करते हैं। बात यह है जनाब क्या इन्वेंटल क्लियरेंस के बगैर दिए गए कंसेंट ऑपरेट, और अगर है तो कितने में। दूसरी बात उन्होंने की है कि नाव हमने दिए हैं, लाइमस्टोन माइनिंग के लीज दिए हैं, तो नाव में ये कहते हैं सिर्फ 4 ऑपरेशन, लेकिन वो 4 की वो निशानदी नहीं कर रहे क्योंकि मौके पर यह है कि नाव के नाव ऑपरेट हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है जो इनका जवाब है उसके पस मंजर में जनाब वो 5 ऑपरेट कर रहे हैं विदाउट कंसेंट, विदाउट परमिशन। मिनिस्टर साहब सर, इसमें डिटेल दिया है और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने इसमें ये फरमा रहे हैं कि जो मौके ऑनरेबल मेंबर ये फरमा रहे हैं कि जो मौके की पोजीशन है वो डिफरेंट है। मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि इसमें जो पोल्यूशन कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस और उसके बारे में हमने ये यहाँ डिटेल दे दी है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर पार्ट सेकंड पे आप देखेंगे, आर रोड मस्ट बी एडुकेट विड्थ एंड प्रॉपरली मैकेनाइज्ड throughout the mining, stones, crushers, industries, areas of Thiru and Kombo. All links roads in the locality should also be maintained properly by the stakeholders concerned. Transportation of cement should be done in completely sealed conditions to prevent loose cement from escaping into the atmosphere and from falling on the road while being transported. इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम माइंस एंड क्रश मटेरियल फ्रॉम स्टोन क्रशर शुड बी डन इन फुली कवर्ड ट्रक्स विदाउट ओवरलोडिंग टू प्रिवेंट फ्यूगिटिव इमिशंस एंड स्पिलेज एंड ऑफ मटेरियल बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन द रोड. Regular sprinkling of water on roads. Cement plants have been advised to install following emission control and devices to minimize the air pollution: automatic pulse jet bag filters, revised air bags, electrostatic precipitations, and the provision related to the pet coke used as feedstock in cement, lime kiln, calcium carbide, and gasifications industries have been specified in the Jammu and Kashmir pet coke oil policy issued by the Industries and Commerce Department, J&K. However, the use of pet coke is permitted in industries processes which use pet coke either as feed stock or they are get absorbed along with product and manufacturing process such as cement kiln, calcium carbide industries. While Honorable Supreme Court order dated ये इसमें दे गया है 13/12/2017 in case title MS Mehta and Union of India, जिसकी ऑनरेबल मेंबर भी जिसका रेफरेंस दे रहे थे. Cement plants using pet coke as
feedstock where it gets absorbed along with the product in the manufacturing process on actual user base have to seek authorization under the hazard waste management and transport boundaries movement rules. As the sulfur content in pet coke is about 5%, such units using pet coke have to install an advanced pollution control system, and as fuel gas desulfurization system having sulfur and removal reduction efficiency more than 90%. Alkaline and wet supervisors and ESPs, they have been further directed not to store pet coke for more than 3 months consumption and to procure pet coke from registered dealers only. The cement industries have been directed by J&K PCC to install continuous ambient air quality monitoring system for regular monitoring of air quality. Subsequently, two KAAQMS have been installed in the Crew and Kumho area, respectively for regular checking of air quality. Cement industry with production capacity 2,000 tons per day have been installed online continuous emissions monitoring system, and real-time data generated is uploaded in cement pollution control board. सर ये पूरा डिटेल है, और इसके अलावा अगर ऑनरेबल में साहब को कुछ ऑब्जर्वेशन है उसके लिए हम देख लेंगे सर, जो इन्होंने बताया वो कर लेंगे। जनाब 2 सप्लीमेंट्रीज बनते हैं। पहला सप्लीमेंट्री जनाब पेट कोक पर ममानत है, वो ये खुद मानना है अपने जवाब में, जब तक कि ऑथराइजेशन नहीं हो, जो हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है, तो जनाब क्या किसी ने, लेकिन वहां पर फिलवा का पेट कोक का इस्तेमाल होता है। जनाब पेट कोक में 5% ज्यादा सल्फर होता है, जिससे ये सारा प्रभावित होता है जो माहौल है वहां का इकोसिस्टम है। तो क्या किसी ने उन्होंने किसी को ऑथराइजेशन दी गई है ये इस्तेमाल करने की, तो उसके बारे में कोई बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ जो वाइल्ड लाइफ यहाँ पर दाचिका में सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है, और ये जरूरी है कि वाइल्ड लाइफ से NOC ली जाए। और कमेटी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी है, उन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ से एक आध मामलों में कोई NOC नहीं ली गई, और NOC के बाद ही हमारी PCB ने, उनके अफसरान यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने PC कमेटी ने कंसेंट ऑपरेट दी है वाइल्ड लाइफ की लाइमस्टोन माइनिंग वाइल्ड लाइफ के ऑब्जेक्ट्स ने बगैर थी। तो मेरी ये गुजारिश होगी, ये 2 मामले हैं, तो इन 2 मामलों पर जो पोजीशन है, क्या ऑथराइजेशन के लिए कोई पेट कोक यूज करने के लिए किया गया है, और क्या हर एक मामले में वाइल्ड लाइफ से ऑब्जेक्शन ली गई है। कोई भी यूनिट जो है वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस के बगैर जो है ऑपरेट नहीं हो सकता। क्लियर उसमें गाइडलाइंस मौजूद है, और नहीं हो सकता था, इसमें हो गया है। ये पर्टिकुलरली पूछ रहे हैं पेट को इस्तेमाल करने की इजाजत ली गई थी क्या इस मामले में? अगर मैंने पूरा सर डिटेल दे दिया है, अगर ये ऑनरेबल मेंबर उसमें पढ़ेंगे, इसमें पूरी डिटेल दे दी है मैंने, और मैंने ये पढ़ के भी बता दिया है। और इसमें मैं ये बताऊं कि ये जो जितना भी इसमें डेफिशिएंसीज हैं उसमें रेक्टिफाई किया जाता है। जितने भी प्लांट्स हमारे चल रहे हैं उस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जा रहा है, और उसको सब देखा जा चुका है। हमें कहा गया है कि सर ऐसे यूनिट्स दे हैव टू सीक ऑथराइजेशन अंडर हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग मूवमेंट रूल्स, क्योंकि सल्फर का 5%। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि हमने क्या किसी को फिलवा का एज ए मैटर ऑफ फैक्ट किसी को ये पेट कोक इस्तेमाल करनी। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मौके पर पेट कोक, क्योंकि वो चीप होता है पेट कोक का इस्तेमाल किया जा रहा है, और 5% ज्यादा सल्फर है, इसीलिए हमारा फ्लोरा फाना जंगलात वगैरह सब तबाह हुए। दूसरी बात यह है जनाब, क्या वाइल्ड लाइफ की बात है, वो भी नहीं की। तो जनाब मेरी गुजारिश होगी मिनिस्टर साहब से कि जो सेंट्रल टीम आई है उसने जो रिपोर्ट दी है, उसने सारा कैटलॉग किया, सारे वायलेशन सारे यूनिट के, वो PCB जो कमेटी है उनके अफसरान को बुलाए, और जो कमेटी का सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी का है उसकी रोशनी में देख उनसे जवाब तलब करें। ये मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, जो मुझे लगा इनके जवाब से, अगर कोई कमी रह गई है उस कमी को ये दूर करने की कोशिश करेंगे, यही आपका जवाब है। ऑनरेबल मेंबर इसके साथ वाबस्तगी इनकी रही है, और जैसे जब मेंबर पार्लियामेंट थे इनकी रिकमेंडेशंस पे कमेटी भी बनी थी। सर जहां भी ये हमें बताएंगे इस पे हम अमल करने की कोशिश करेंगे, और मैं ये गुजारिश करता चलूं कि पेट को की ऑथराइजेशन जो है वो दी गई है, और जो इन्होंने ये बताया कि ये जो इको सेंटर्स और डाची गांव से ये
outside है वाइल्ड लाइफ से आउटसाइड है सर। और ये उसमें नहीं आता। कहाँ पर ये क्या कहते हैं पेट को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई है, तो दाची गांव जो है इसमें आउटसाइड इसके परवीन से बाहर आता है। शमीमा जी, AQ number 911. मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ। Sir, AQ number 911. The department is conducting regular market inspections and sampling of rice under the provisions of Food Safety and Standards Act 2006 in the entire UT of Jammu and Kashmir, including Srinagar. During the financial year 2006, details of 7 not of standard. Number 3, nature of non-conformity, folic acid content less than prescribed standards under FSSA. 4, chalky kernels exceeding prescribed limits under FSSA. हाँ, जी, इन्होंने ये माना है कि हाँ, इन्होंने जो सैंपल्स उठाए थे तो उनमें से 0.7 अडल्ट्रेटेड मिला है। पिछले 2-4 महीनों पहले एक ट्रक पाई गई दसुन यारी पोरा में और एक दूसरी ट्रक पटन में जो लोडेड थी फुल ऑफ दिस प्लास्टिक राइस। उसके बाद जो शहर श्रीनगर के लोग हैं उनकी अभी भी कंप्लेंट यही है कि उनका 40% होता है प्लास्टिक राइस और जो सादा चावल होता है वो होता है 60%। इसके बारे में हमने शहर श्रीनगर में जब ये बात आई तो कई बार मैंने डायरेक्टर फूड से भी बात की इस बारे में कि ये क्या मसला है, लोग बहुत शोर करते हैं। ये कहते हैं अब हम चाहते हैं कि हम चावल ही न लें। तो उन्होंने उस बारे में कहा कि ये इसमें विटामिन्स है। मैंने कहा अगर इतना, मैं मिनिस्टर साहिबा से भी ये गुजारिश करूं, अगर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चाहते हैं कि लोगों को विटामिन्स की कमी है शहर श्रीनगर में, तो ये इसमें उनके साथ चावल के साथ साथ वो टैबलेट का 1 महीने के लिए भी वो रखें ताकि उनको उस फॉर्म में मिले, मगर चावल की फॉर्म में नहीं, क्योंकि वो पाया गया है जैसे इन्होंने भी माना है 0.7, हालांकि करेक्ट नहीं है। इसमें बहुत सारा चावल मिलता है 40% और 60%। ये बहुत मुजरे सेहत है। मैं गुजारिश कर रही हूँ इनसे कि ये इसमें देखें कि और इसमें ये बैन करें, क्योंकि हिंदुस्तान में किसी भी जगह आप नहीं पाएंगे ये प्लास्टिक राइस एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर में चूंकि शहर श्रीनगर में गाँव में तो बाकी उनका अपना चावल होता है, वो ये पसंद नहीं करते हैं, लेकिन शहर श्रीनगर वालों को नतीजा ये है कि इस वक्त कैंसर की बीमारी शहर श्रीनगर में ज़्यादा पाई जाती है। काइंडली मैं इनसे दरख्वास्त करती हूँ, लुक इनटू द मैटर सीरियसली, क्योंकि ये हेल्थ से वाबस्ता है। मुझे यही पूछना था और फूड मिनिस्टर साहब से भी आपके साथ साथ इस्तदा करती हूँ, ये अपने डायरेक्टर साहब से समझाए कि वो रोज देखें कि कहाँ पर शहर श्रीनगर में ये प्लास्टिक राइस पाया जाता है। चलिए श्री दिलीप सिंह जी। नंबर 731, मिनिस्टर इन चार्ज टूरिज्म। AQ number 731. An amount of 279.83 lakhs has been spent for the construction of Yatri Base Camp, Sungli, and rain shelter sheds at Kailash Kund during 2014-15. In the year 2017, the asset was outsourced for a period of 3 years at rupees 24 lakhs and was again outsourced for 10 years during 24-25 at rupees 26.25 lakhs per year, plus 10% escalation after every year. The asset was outsourced to strengthen the revenue base of the Bhadarwah Development Authority to utilize the same for meeting day-to-day requirements of the authority, like maintenance of parks and gardens, resorts, tourist huts, guest houses, etc. Part B. The Executive Engineer Division Bhadarwah has been asked to prepare a detailed project report for construction of shelter sheds, kiosks, public convenience complexes at various tourist places of Bhadarwah, including Roshara Mata, Kailash Yatra,
and Mani Mahesh Yatra routes in Bhadrawa constituency. The same shall be taken up under relevant schemes subject to the approval. स्पीकर सर, यात्री डोडा से लोग मणिमहेश यात्रा जाते हैं तो रात को भद्रवा बैठते हैं। रामबन से लोग जाते हैं तो मणिमहेश यात्रा जाते हैं तो रात को भद्रवा बैठते हैं। किश्तवाड़ से लोग जाते हैं और रात को भद्रवा बैठते हैं। इसके लिए ये यात्री निवास बनाया था। एक कैलाश हमारे ऊपर कैलाश पर्वत है, बहुत सारे यात्री वहां आते हैं। रोशरा माता है, बहुत सारे लोग वहां आते हैं और यात्रियों का आना जाना रहता था। अगर इसको आउटसोर्स करना था तो यात्रियों के नाम क्यों लगाना था इस यात्री निवास? अब वो आपने आउटसोर्स कर लिया है और जिसने लिया है वो खाली करे ना करे, उस टाइम जब यात्रा आती वो क्यों खाली करेगा? उसने तो पैसे दिए। मेरा कहना है कि वो यात्री निवास कम से कम वो डिपार्टमेंट के पास रहे ताकि यात्री जितने भी आते रहे तो उनको कोई मुश्किलात ना आए। चलिए, और रशीद, सवाल मैं नहीं समझा। आप सवाल अब क्या पूछना चाहते हैं? ये जो आप बोल रहे हैं ये तो सवाल में लिखा हुआ है कि ये यात्री के लिए था, आउटसोर्स क्यों किया? इसका जवाब तो मिनिस्टर। मैं कह रहा हूं कि आउटसोर्स नहीं करना चाहिए इसको, यात्री निवास को। हो गया 2017 में, 2017 में हो गया, इन्होंने नहीं किया। आप बैठे हैं, आपने इसका सवाल। मैं कहता हूं कि सरकार को यात्रियों की मुश्किलात के लिए क्या कर सकते हो आप? कहते हैं डीपीआर बनाया है यात्री की आसानी के लिए, सहूलियत के लिए। एक इंजीनियर साहब को कहा गया है कि वो डीपीआर बनाए। पाठ है कैलाश पे, वो तो पाठ है रोशरा माता के, वो तो पाठ है मणिमहेश के लिए जो ऊपर जाई पे, वो नहीं है। ये है कि ये जो यात्री निवास बनाया था, अब इसको आउटसोर्स क्यों कर रहे हो? क्यों? यात्री जब आके परेशान हो जाती है। पिछले साल भी हमें बड़ी परेशानी आई, 6-6 दिन लोग बारिशों में रहे बाहर। अब ये सूरत हाल हमें विरासत में मिली। पहले 3 साल के लिए हुआ, उस वक्त भी हम नहीं थे। अक्टूबर 24 में आने से पहले ये आउटसोर्स हुआ। आउटसोर्स 10 साल के लिए हुआ। अब सही पूछा हमारे एक साथी ने 10 साल के लिए क्यों हुआ, लेकिन हुआ। उस वक्त डिपार्टमेंट ने ये सही समझा कि 10 साल के लिए कर लिया है। अब अगर आप चाहते हो कि इसको कैंसिल किया जाए, इसमें हमें देखना पड़ेगा लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्या ये कैंसिल हो सकता है या नहीं। अगर आपका मशवरा है कि आगे जाके ये आउटसोर्स नहीं होना चाहिए तो ठीक है ना, आप 10 साल का तो दिया हुआ है, उसके बाद ना हो। जो नए बनने हैं वो हमारे दौर में आउटसोर्स ना हो, यात्रियों के लिए इस्तेमाल हो, उसके लिए हम कर लेंगे ना सर। हो गया, बस ठीक है। है आपको तो लोगों ने चुना, इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं आप बैठिए। नजीर साहब आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप सुनो मेरी बात, आप सुनो, आपने बात समझी नहीं। आप बैठो, मैं बताऊंगा आपको। आप बैठिए। ये कहते हैं कि आउटसोर्स हो गया है। जब आउटसोर्स हो गया है, इसकी फिर लीगल, आप सुनो मेरी बात, आप कैंसलेशन से पहले गवर्नमेंट को इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस एग्जामिन करना होती है। अगर इसको कैंसिल करेंगे, लीगल इम्प्लीकेशन क्या होगी? आपकी तरफ से एक सुझाव आ गया, दे विल एग्जामिन इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आप कहेंगे कि अभी कहेंगे मैंने कैंसिल कर दिया, कैंसिल इस तरह से नहीं किया जाता, क्योंकि एक एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट को तोड़ने से पहले गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि अगर इसको तोड़ेंगे तो लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होगी। अब तशरीफ रखिए। ठीक हो गया आपस। हाँ चलिए, ठीक बात। बोले वजीर हम हमारा सर AQ 587 मिनिस्टर इन चार्ज इंडस्ट्रीज। Honorable Speaker, sir, AQ number 587. Government of Jammu and Kashmir to improve the cash flow and address financial stress of the industrial units and to strengthen industrial resilience in the Union Territory of J&K has taken following initiative/measures. JKMSME Health Clinic has been launched as an institutional mechanism aimed at building a resilient
growth-oriented industrial environment in Union Territory by enabling timely redressal of industrial stress using analytics. The initiative is designed to identify है ना? शुक्रिया सर, काफ़ी लंबा जवाब है इसलिए पढ़ा हुआ तस्वुर करेंगे। तो मिनिस्टर साहब ने सर लंबा डिटेल जवाब में दिया है, और क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त करीब 32% अनएम्प्लॉयमेंट है और नौजवान का एक बहुत बड़ा बहरान है। सरकार ने भी काफ़ी वादे किए कि बेरोज़गारी को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, इंडस्ट्री है या एग्रो इंडस्ट्री है, जिससे हमारे रोज़गार को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। तो काफ़ी डिटेल में जवाब है, अवेयरनेस की बात हुई है, क्लिक्स की बात हुई है, लेकिन इस वक्त इंडस्ट्री के हवाले से सर अवेयरनेस सबको है, इन्फॉर्मेशन भी है और शायद नीयत भी होगी सरकार की कि लोगों को अवेयर किया जाए। व्हाट इज मिसिंग इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी सर, जो मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, नंबर 1 कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस वक्त। पहली बात, आपके पास 1.5 साल में इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही नहीं है जिसके मुताबिक किसी नौजवान को आज आप इंसेंटिव दे सकें। तो जब तक इंसेंटिव ही नहीं है पॉलिसी का तो इंडस्ट्री खोलने का कोई फायदा नहीं है, और वो डॉक्यूमेंट 1-1.5 साल में भी नहीं बना है। अब एक डॉक्यूमेंट आपने पब्लिक डोमेन में डाला है, जो डॉक्यूमेंट पॉलिसी आपने रोल आउट किया पब्लिक डोमेन में सर, उसमें और पुरानी पॉलिसी में 10% डिफरेंस है, लाइक 10 गुना पहले इंसेंटिव थे और अब कम हुए हैं सडनली। तो आई थिंक पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रोल आउट हो सर, 1.5 साल हुआ है, बेरोजगारी के इतने मसले हैं। दूसरा सर, लास्ट ईयर भी यहाँ पे हमने आपकी नोटिस में लाया कि कई इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप हुए एलजी दौरान, पिछले 5 सालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई, इन्वेस्टमेंट नहीं आई, लेकिन नए इलाकों में बहुत बनाए गए जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज है। ज़मीन सब ली गई गवर्नमेंट से, लेकिन उसके बाद वो ज़मीन ऑनलाइन नहीं है, और जिन लोगों ने एप्लीकेशंस दी है बेरोजगारों ने, जिन लोगों ने अपने प्रपोजल सबमिट किए, उनकी अलॉटमेंट सर अभी भी पेंडिंग है। 4-4, 3-3 साल से लोगों को अलॉटमेंट्स ही नहीं हो रही है, वो भी आप ही के डिपार्टमेंट में पेंडिंग है। थर्ड इंपॉर्टेंट इशू जो हमने लास्ट टाइम भी रेज किया इज अबाउट केसीसी, बिकॉज एग्रो इंडस्ट्री में हम 70% हमारे लोग इन्वॉल्व है, और कई लोगों ने, एमएलए साहबान ने उस वक्त रेजोल्यूशन भी लाए, डिमांड्स भी किए कि दैट केसीसी लोन्स पर गवर्नमेंट उसको रिलैक्स करे या माफ करे। अगर वो पॉसिबल नहीं है, कम से कम हालात को नजर में रख के, डिस्ट्रेस लोगों का नजर में रख के इंटरेस्ट वेव ऑफ करे। वो अपील लास्ट टाइम यहाँ पे एमएलए साहबान ने भी कही कि आपके मैनिफेस्टो में था, आपके प्रॉमिस में भी था, उस पर नजरसानी होनी चाहिए। और मेन मुद्दा सर, मेन मसला जो उसके बाद है, जो लास्ट ईयर भी हॉर्टिकल्चर के हवाले से हुआ जब रास्ता बंद हुआ, इज अबाउट द क्रॉप इंश्योरेंस। उस वक्त भी हमने कहा कि अगर सेब की सनत को बचाने के लिए 10-12 करोड़ रुपया आपको पूरे साल में क्रॉप इंश्योरेंस आप कवर कर सकते हैं, आप लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, वो आज भी पेंडिंग है। शुक्रिया। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं समझाने की सवाल क्या था, ये तो सुझाव दे रहे थे, आपको सजेशन दे रहे थे। नहीं, ठीक बात है, आपने अपनी बात तो कही ठीक तरह से। आप किस सवाल का जवाब दे देंगे? पॉलिसी पे सर, पॉलिसी पे दे दो। अच्छा, दे दो पॉलिसी। ये जो इन्होंने कहा है सर, ऑलरेडी जो हम इंडस्ट्री पॉलिसी जो हमने अमेंड कर रहे हैं और उसको हमने पब्लिक डोमेन में रख दिया है। अब कुछ चीजें इन्होंने सजेशन दी हैं, हम उनको एग्जामिन करा लेंगे, और जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा होगा। तो उमर अब्दुल्ला सरकार को मैंडेट इसी चीज के लिए है, जो पुरानी गलतियां हमसे हुई, माजी से जो चीजें लोगों ने गलत किया है उसको हम सुधारें। तो इसलिए ये जो चलो तो इसलिए उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा जो इन्होंने सजेशन दी है उनको मैं एग्जामिन करा दूंगा। मुश्ताक गुरु साहब, मुश्ताक अहमद गुरु, AQ number 1262. मिनिस्टर इन चार्ज स्पोर्ट्स। Honorable Speaker Sir, AQ number 1262 for development and maintenance of play fields, public sports infrastructure, an amount of 71.183 lakhs have been released for Chanpura constituency during the year 25-26. The following play fields have been developed during the year 25-26 in Chanpura constituency. 1. Volleyball court with fencing drain at Nogam, 20 lakhs. 2. Chain link fencing of existing synthetic volleyball court and ZDPO office along with main gate at Nogam Playfield, total 33.64 lakhs. Both the works stand completed.
The remaining allocation is for the construction of ZDPO office at Nogam, Srinagar. सर मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूँ फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए क्या प्लान है और कोई डीपीआर बना है इसके लिए? Sir, an amount of 38 lakhs was sanctioned for construction of synthetic basketball court at Harinambal, Chanpura. The execution was stopped by the local youth. A nearby site identified by Honorable MLA Chanpura in the school was also not allowed by the local youth. The demand of the worthy Honorable MLA Chanpura for Khal Rambagh has been taken up into account. A detailed project report has been prepared by the upgradation of playfield at Rambagh, Srinagar, which includes development of a roller skating ring, basketball court, volleyball court and allied works. The estimated cost of the project is around 200 lakhs. The DPR has been finalized after obtaining no objection certificate from a PHE department, and the project is proposed to be taken up as per availability of funds and approval of the competent authority. Thank you. Now, his specific question was, what is your program for the next year, 26-27? You have not replied that part. Sir, there are. I have asked my official to prepare DPR for 2 more play fields because there is constraint of land, and this is the, I think, duty of Honorable MLA to provide me land. The more land you provide, the more play fields Sports Minister is ready to give you. Thank you. Pyarelal Sharma ji, Sir, AQ number 676. Minister in charge PWD. Honorable Speaker, sir, AQ number 676. Ji. Under PMGSY 4, the cost sharing pattern of construction cost for UT of Jammu and Kashmir shall be as under 90% center and 10% UT. As regards the compensation on account of land acquisition for construction of roads under PMGS 4, UT government is required to provide in interest-free and encumbrance-free land for execution of the project. सर, ये जम्मू कश्मीर के जमींदारों के लिए सरासर नाइंसाफी है। सर, ये जो प्रोजेक्ट हैं 30% प्राइवेट लैंड में है, बाकी सारे फॉरेस्ट में। अगर आप फॉरेस्ट को 10 टाइम पेनल्टी देके कंपनसेशन देते हो, वो तो गवर्नमेंट का पार्ट है। वो हमारे लोग जो लैंड लूजर हैं, जिनके पास उतनी जमीन है जहां हम रोड्स बना रहे हैं, क्या उनको हक नहीं है कंपनसेशन लेने का? मेरा एक सुझाव है सर कि जो पैकेज आया है हमें, उसकी सैंक्शन कास्ट और अलॉटेड कास्ट में 30% का फर्क है। हमारे पास 30% सेविंग है। आप ज्वाइंट सर्वे करवाइए, एस्टिमेशन करवाइए, उसके बाद जब प्रोजेक्ट फाइनल होगा तो आप देखिए कि फेज 4 में कितनी सेविंग है, उसकी अप्रूवल लीजिए और वो कंपनसेशन लोगों को दीजिए सर, तब जाके ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। ये सुझाव है आपका। जी सर, सुन ली उनने आपकी बात। नाउ श्यामलाल जी। पीएमजी से ही हमारे रोड बनते हैं दूर दराज इलाकों में सर। आपने जो अभी पीएमजीएसवाई रोड्स आए हैं सर, इनमें हम ग्रेटफुल हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के कि इन्होंने यहाँ से प्रोजेक्ट भिजवाए और डिप्टी सीएम के, तो बहुत सारे रोड सेक्शन हो गए। मेरे इलाके में भी कुछ रोड सेक्शन हो गए सर। तो हाँ, एक मिनट यार, जरा अल्ताफ, हाँ एक हेलो, हाँ सर अल्ताफ यार, मुझे क्वेश्चन करने दो। आप क्या बोल रहे हैं? आप बैठिए ना सर, आप बैठो ना, आपको चाहिए सवाल पूछ रहा है सर, आप बैठे मेहरबानी करके। हम प्राइम मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क का है, वो खाली बीजेपी का नहीं। कहाँ मारा है? हाँ, तो हम गुजारिश कर रहे हैं सर, अब मेरा एक रोड है जवडारा रोड करके, टेंडर भी हो गया सर, अलॉटमेंट भी हो गया, उसने मशीनरी भी वहां पहुंचा दी ठेकेदार ने, लेकिन अभी तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिली। जब फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होगी, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उसके बाद वो प्रोजेक्ट अबेंडेंट हो जाता है। चलिए, मैं ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब से पूछना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट
सर अरे मत बोलिए ना आप, इस तरह मत देखो। डिपार्टमेंट क्या करने जा रहा है? फॉरेस्ट कमिश्नर के लिए क्यों फॉरेस्ट कमिश्नर के साथ बैठ के R&B से जो कमिश्नर हैं, ये दोनों को मिला के एक मीटिंग की जाए और रोडों को क्लियर किया जाए। ये जो रोड्स हमारे बन रहे हैं, इनको फॉरेस्ट क्लियरेंस दी जाए ताकि वो काम शुरू कर सके। तो क्या चले ठीक है, ये कब करेंगे? ये अगर पेंडिंग केसेस हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस के जो पेंडिंग केसेस हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से हम गुजारिश करेंगे ये मामला टेकअप करें इस डिपार्टमेंट। ये तो वैसे तो क्लियरेंस कैबिनेट को देना होती है, लेकिन प्रोसेस तो डिपार्टमेंट करेगा। अगर जो पेंडिंग केसेस है फॉर फॉरेस्ट क्लियरेंस, तो उनमें उसको एक्सपीडिट करने की कोशिश करें। यही मेंबर साहब कहते हैं। अब सवाल, बाकी सवाल भी है, बाकी श्यामलाल जी का सवाल, इनका सवाल है। एक सप्लीमेंट्री सर, स्पीकर सर, ये जो कंपनसेशन का था ये अभी बंद हो गया है, ठीक है, लेकिन 2012-13 तक कंपनसेशन था और मेरे विधानसभा और जिला के अंदर लगभग 100 करोड़ का कंपनसेशन जब सभी इलाकों में मिलता था, सभी एरियाज में मिलता था, तब का पेंडिंग है। तो मैं मंत्री साहब से जानना चाहता, जब कंपनसेशन का प्रोविजन था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, तो उसमें जो पेंडिंग अमाउंट है उसको कब तक क्लियर कर सकते हैं आप? स्पीकर सर, हाँ बोलिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, आप बैठे, पूछे बगैर आप खड़े हो जाते हो। बैठे जी। हाँ, इस तरह नहीं, इसको बोलने दो। मिनिस्टर इज ऑन हिज लेग्स। आई से मिनिस्टर इज ऑन हिज लेग्स। आपकी तकलीफ बोले आप। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये लगभग कुछ 1500 करोड़ रुपया जो अमाउंट है टोटल, जो कंपनसेशन के लिए आज भी ड्यू है, क्योंकि अब ये मैंने सुना आपकी बात। I will not listen to you. Everybody has to speak here with the permission of the chair. You cannot stand up and start a speech. Please take your seat, please. ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये कुछ 1500 करोड़ रुपया जो है कंपनसेशन का आज भी पेंडिंग है, और हम कहीं डिनाई नहीं कर रहे, क्योंकि ये सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने देना है। MORD तो दे नहीं रहा, वहां से कंपनसेशन हमें आता नहीं है, तो लिहाजा फिर भी सरकार ने कुछ कंपनसेशन दिया है। धीरे धीरे आस्ते आस्ते हम कोशिश कर रहे हैं सबको दिया जाए। चलिए श्यामलाल जी, हमारा नंबर है। नहीं, मनकोटे जी, आपका नंबर भी आएगा। सर, AQ नंबर 629। यस, मिनिस्टर इन चार्ज वर्क। सर, AQ नंबर 629, as per the reports of the Divisional Commissioner Jammu, Chief Engineer, Public R&D Department, Zone Jammu, and Managing Director, JKPCC Limited, no inquiry has been ordered against the executing agency responsible for the construction of fourth bridge. क्या करे यार सरदार साहब? आप बोले ना, आप बोले, इनकी आदत बन गई है ये, उधर भी बोलते हैं, इधर भी बोलते हैं। नो, आई विल नॉट ऑनर यू। मिनिस्टर इज ऑन हिज लेग्स, लेट हिम स्पीक। नो, आपकी बात नहीं, अनलेस ही कंप्लीट। इनको तो बोलने दो। सजाद साहब, आई वेरी सॉरी, सजाद साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, इसको बोलने दो। ही इज ऑन हिज लेग्स। जा सर, ये कहते हैं गुस्सा करें, प्यार से करना था मेरे साथ। कहते हैं प्यार से गुस्सा करना था मेरे साथ। प्यार से ही किया, कोई बात। अच्छा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपसे गुस्सा इसलिए किया। जरा एक मिनट करो, सजाद साहब, आप पढ़े लिखे मेंबर हैं, आपसे गुस्सा इसलिए किया, आपसे एक्सपेक्टेड। जिस तरह से किया वो दैट इज ऑब्जेक्शनेबल। वी आर बीइंग एक्चुअली सेंट बाय पीपल, वी रिप्रेजेंट पीपल और पीपल वॉच अस। मिनिस्टर को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। मैंने इज ऑन हिज लेग्स, मैंने कहा इनको बैठने दो। फिर अगर आपको कोई पूछ रहे, आदाब है ना इस सेशन, इस हाउस के आदाब हैं, इस हाउस के आदाब हैं। इस तरह नहीं कि ये भी बोलेगा, फिर हाउस कैसे चलेगा? बोले मिनिस्टर साहब बोलिए। सर, एक ऐसा दाड़ा मनकोटिया साहब को मारे, ये बार बार उठ जाते हैं, ऐसा ही मारे। AQ number 629, as per the reports of the Divisional Commissioner Jammu,
Chief Engineer Public R&B Department Zone Jammu and Managing Director JKPCC Limited, no inquiry has been ordered against the executing agency responsible for the construction of Fort Tawi Bridge. As per the inputs furnished by the Managing Director JKPCC, the construction of the Fort Tawi Bridge double lane pre-stressed bridge 7.5 meter carriageway was entrusted to JKPCC in the year 2010. Accordingly, the cost offer was framed to the tune of rupees 93.12 crore and the same was submitted to the Chief Engineer PWD R&B Department while letter number PS/MD/874-78 dated 30/4/2011 for accord of administrative approval. Subsequently, JKPCC plotted an e-tender wide number 04 of 2009-10 dated 8 February 2010 for the said bridge, which got matured. Consequent upon the decision of the contract committee, wide number PS/CS/RNB/329-10 dated 9.4.2010 and subsequent approval of the Honorable Chairman JKPCC Limited, while letter number PS/HM/RNB/08/10 dated 9 of April 2010 and the allotment was made to the lowest bidder, Messrs. SP Singla Construction Private Limited, for an amount of rupees 67.088 crore on turnkey basis, wide number PS/MD/3687-75 dated 12.5.2011. The said contractor took up the work and completed it in time. After completion, the said bridge was inaugurated by Honorable Chief Minister in the year 2013 and after completion it was thrown open for public traffic. After the commissioning of the said bridge and during the heavy floods which occurred in 2014, the bridge components remained intact. No part of the bridge was damaged, which was assigned to JKPCC. पूछिए अगर आपको। सर, मैंने इसीलिए और चेयर ने समय दिया ऑनरेबल मिनिस्टर को, मैं चाहता था कि इस सवाल को पूरा पढ़ा जाए। जवाब जो है ये आप भी जानते हैं और यहाँ जितने ऑनरेबल मेंबर हैं वो भी जानते हैं, जितने जम्मू कश्मीर के लोग हैं कि 2 बार ब्रीच हुआ है ये ब्रिज। अभी रिसेंट वाले का कहीं मेंशन ही नहीं है। मैंने तभी कहा है कि गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट द पीपल, और जब हम कहते हैं तो वो पर्सनलाइज कर लेते हैं। कोई जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब ही नहीं है कि ब्रीच क्यों हुआ, उसके लिए इतना बड़ा एसेट जो है और पब्लिक को उसकी इनकन्वीनियंस हो रही है, बार बार हो रहा है, किसी की रिस्पांसिबिलिटी तो फिक्स करनी है। अब ये नहीं हम कह सकते ये विरासत में मिला है। ये शुरुआत भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के टाइम में हुई है और इसकी इनॉग्रेशन भी इन्हीं के टाइम में हुई है। और जो मुझे जानकारी है इस बार भी जो ब्रीच हुआ है, करोड़ ऑफ रुपीज जो हैं उसकी रेस्टोरेशन के लिए इस साल जो 2024 में हुआ, 25 में हुआ है। तो ये क्या है, इस हाउस को फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जा रहा है? अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर है ही नहीं जो मैंने सवाल पूछा गया। इतना कहूंगा लाइटर मूड में, मेरे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फिर जाट हैं, गुस्सा नहीं कर जाएं। मैं इतना कहूंगा सर, एक बार ना सड़क पे अगर वो लोग करेंगे तो एक ऊंट जा रहा था। देखो लंबी कहानी नहीं, कहानी नहीं लंबी नहीं है, शायद है। मैं अभी 2 मिनट 1 मिनट में कंक्लूड करूं। सप्लीमेंट, ऊंट जा रहा था सर और ऊंट एक्सीडेंट में मर गया। ऊंट एक्सीडेंट में मर गया। जज साहब ने ये बोला कि ड्राइवर को बुलाइए। जिस ड्राइवर को इतना बड़ा ऊंट नजर नहीं आया, इस सरकार को ब्रिज के 2 बार ब्रीच होना नजर नहीं आया। इतना ही कहूंगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं इसमें रिप्लाई करना चाहूंगा सर। किस चीज का सर? है ना जो कह रहे हैं जो कुछ। अच्छा, बोलिए ऊंट का सर, ऊंट चलाया इन्होंने एक्सपोर्ट पे। ऊंट को जंगल में चलना, रेगिस्तान में चलना, वो यहाँ पे पुल पे क्या लेने आया ऊंट? बताइए अब क्या बताना है सर। ये ऑनरेबल एमएलए साहब कह रहे हैं कि हमने मिसलीड किया हाउस को, कहीं नहीं किया, बल्कि ये मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक सरकार का ताल्लुक है, नो डाउट कि ये ब्रिज जब बना उस समय मेरे लीडर और कायद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला साहब, और मुख्यमंत्री साहब थे, और
जब इन्होंने किया, एक बार भी सर, दोनों बार अगर वो ब्रिज अगर कहीं डैमेज हुआ तो अप्रोचेस हुई उसकी डैमेज, ब्रिज कहीं डैमेज नहीं हुआ। ये कहते हैं ब्रिज डैमेज हुआ, ब्रिज का कहां डैमेज, ब्रिज कहीं डैमेज नहीं हुआ। हमें अब फक्र है कि जो काम उसमें उमर साहब की क़यादत में हुए वो इतने मजबूत थे कि इतनी बड़ी फ्लड आया कभी वो टूटे नहीं। यहाँ कितनी एग्जाम्पल हैं जो ब्रिज, चाहे आप नेशनल हाईवे ने बनाए, आपके सामने कठुआ के अंदर पोल गिर गया, आपका विजयपुर के अंदर ब्रिज गिर गया, वहां ये सवाल लगाते नहीं, ये जो फोर्ट ब्रिज पर लगाते हैं। अब रही बात कि मैं इनका कंसर्न जेन्युइन है, मैं इनका भी जेन्युइन है, हमारा भी है, हम भी रिस्पॉन्सिबल पूरे इसके लिए हैं। अब हमने इसके लिए और पैसे रखे हैं और जो अप्रोच है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए अभी हमने 19 करोड़ रुपया जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया है उमर साहब ने, उसको हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इतना हम आपको यकीन दिलाते हैं कि खाली ये एक फ्लड में कई जगह तो आप देखें हमारे कितने पीएमजेस के ब्रिज बह गए सर, इस फ्लड में जो अभी फ्लड आया था। फ्लड कह के किसी का जोर नहीं, आग और फ्लड एक ऐसी चीज है जहां कोई जोर नहीं लगा सकता, कोई भी सरकार हो। और ये खुद जब आप उमर साहब का जिक्र कर रहे हैं तो ये खुद भी तो उसमें मिनिस्टर थे, उस समय इन्होंने इंक्वायरी क्यों नहीं बैठाई? अगर गलत कोई हुआ था तो इन्होंने उसमें। और दूसरा अब जब ये पहली दफा, अभी तो ये अभी फ्लड में बहा सर, इससे पहले जब 2014 में बहा तो 2016 जब बना तो ये बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, इन्होंने उस समय क्यों नहीं मजबूत बनाया अप्रोच ताकि आज ना बहती? तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं, अब मैं छीटाकशी तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा आप जो बनाएंगे मजबूत बनाएंगे। नहीं, ऊंट बंद करो। ये 2014 में ही रिस्टोर हो गया था। ये मिनिस्टर साहब मिसलीड कर रहे हैं। मुझे लगता है एक बात और इन्होंने कही, लाइटर मूड में कहूंगा, हम तो उस समय कोलेशन में थे, ये उस समय पीडीपी में थे। निजामुद्दीन भट्ट साहब, निजामुद्दीन भट्ट कहाँ है आप? एब्सेंट माइंडेड सर, AQ number 32. मिनिस्टर इन चार्ज हायर एजुकेशन। Sir, AQ number 32A, the present status details of HK Government Degree College, Bandipora, with reference to infrastructure, student enrollment, faculty position, and existing facilities are given in the Annexure A. Sir, B part, the department is presently prioritizing enhancement of overall enrollment, strengthening of academic offerings, and improving utilization of existing institutional resources, as a result of which establishment of a separate degree college for women in the district Bandipora may not be viable at this stage, as the same shall be further fragment the enrollment. सर, जो जवाब मिला सवाल का, ए पार्ट का, बी पार्ट का, पूरी डिटेल्स आई हैं इसमें, तशफ़ी से जवाब दिया है, लेकिन जो उम्मीद थी उसका जवाब मिला नहीं। उम्मीद ये है, मैंने इस उम्मीद से सवाल किया है कि पूरे बांडीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसका कैचमेंट एरिया सोपोर से भी मिलता है, सोनावारी से भी मिलता है, सिर्फ एक कॉलेज है, यही एक कॉलेज। खुद मिनिस्टर साहिबा ने मुशाहिदा किया, कुछ मुश्किलात हमारे इनकी वजह से हल हुई, जिसके लिए मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार देखा, लेकिन इन्हें भी वहाँ महसूस हुआ कि गर्ल्स कॉलेज की अलाहिदा तौर ज़रूरत है, दो वजूहात की बुनियाद पे। एक, लिटरेसी रेट भी हमारी ज़्यादा है पूरे डिस्ट्रिक्ट और कॉन्स्टिट्यूएंसी का, अगर आप लिटरेसी रेट देखेंगे शायद पूरे कश्मीर में ज़्यादा है। माना ही जाता था बांडीपुर इल्म अदब आब के लिए। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्या तो है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं, अब बाहर से अब कहाँ वीमेन कॉलेज की जरूरत इसलिए है कि श्रीनगर और सोपोर जाना पड़ता है। पहले तो एडमिशन की प्रॉब्लम, फिर अगर एडमिशन मिले भी फिर हॉस्टल की प्रॉब्लम बच्चियों के लिए। इन्होंने खुद भी मुदाखलत की मेरी अरजदाश्त पे कई दफा हॉस्टल के लिए। मैं इनका मशकूर हूँ उस लिहाज से। इन पे हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे बर्डन आ जाए। मेरी गुजारिश है कि एक डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए।
हमारे विद इन डिस्ट्रिक्ट भी अगर हम देखें बहुत अच्छी हायर एजुकेशन के अच्छे इंस्टीट्यूशन है। सोनावारी में 3 है, गुरेज में 2 है, सिर्फ बांडीपोर में 1 ही कॉलेज है। वो भी मेरा साथ देंगे कि नहीं जी, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए कॉलेज दिया जाए। वुमेन कॉलेज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और हमें एक्सेसिबिलिटी की भी प्रॉब्लम है। रोड है ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल रोड है ही नहीं। अच्छा तशरीफ सर, सुनिए आप। सर विद योर परमिशन, एक जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने सवाल पूछा था, बिल्कुल हमने उसका जवाब वही दिया है। पहले ये ऑनरेबल मेंबर खुद तस्लीम करते हैं कि सवाल का जवाब जो है वो तसल्ली बख्श है और इनका जो कंसर्न है वो भी सही है क्योंकि इलाका दूर दराज है। लेकिन सर मुश्किल ये है कि मैंने इनको ऑलरेडी जो रोल है कॉलेज का, जो इनका एग्जिस्टिंग कॉलेज है इस टाइम, वो रोल भी इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि कॉलेजेस इतने खोले गए हैं। हालांकि इनका इलाका दूर दराज है, जहाँ पे 7 कॉलेज हैं वहाँ पे 1500 का रोल है। एक जगह का मैं मिसाल दे दूंगी, 7 कॉलेज में टोटल 1500 का रोल है और अभी भी जो है लोग चाहते हैं कि जो पुराने कॉलेजेस हैं उन्हीं में तालीम हासिल करे जो स्टूडेंट है। लेकिन मैं इनको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जब भी अपग्रेडेशन का इशू, अभी आप ही ऑनरेबल मेंबर्स का जब कंसर्न होता है कि हमारे पास फैकल्टी नहीं है, हमारे पास बाकी स्टाफ नहीं है, और जब तक एक कॉलेज में आप फैकल्टी पूरी नहीं देंगे, सारा स्टाफ नहीं देंगे, लाइब्रेरी नहीं देंगे, वहाँ का पूरा जो ऑडिटोरियम नहीं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक सिर्फ एक बिल्डिंग के 2 कमरों को आप कॉलेज नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ जब भी अपग्रेडेशन का मसला हल होगा उस पर हम सोचेंगे कि अपग्रेडेशन करनी है तो उस वक्त जो इनका कॉलेज है वहाँ पे जिसकी ये डिमांड करते हैं वुमेन कॉलेज के लिए, उसको उस वक्त एग्जामिन किया जाएगा और जो भी पॉसिबिलिटी होगी उन्होंने दे दिया आपको। देते हैं कि एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को पहले ऑगमेंट कर उनमें कोई परफेक्शन आ जाए, अच्छी बात है। बट व्हाई इज बांडीपोरा अलोन बीइंग deprived of its own right on the basis of this particular rationale? Why बांडीपोरा alone? अब इन्होंने आपको एश्योरेंस भी दे दी है, जो ही हम एश्योरेंस तो और क्या चाहिए आपको ना, अभी तो कॉलेज नहीं खोल सकती है ना। जब ये अपग्रेडेशन का फुलफिल करने के लिए अगर आगमेंटेशन का ही मामला है, हमारे प्रिंसिपल साहब एक तो आ गया, बाकी फैकल्टीज अगर आप गिन लेंगे, ज़ूलॉजी है, जियोग्राफी है, बायोकेमिस्ट्री है, उर्दू है, पॉलिटिकल साइंस है, कंप्यूटर में तो कोई है ही नहीं। यहाँ फिर भी एकेडमिक अरेंजमेंट पे कुछ तो कुछ है। फैकल्टीज अगर इसी कॉलेज को फिलहाल मान लिया, नहीं मुतमईन हूँ मैं, अगर आप आगमेंटेशन की बात ही करते हैं, इसका टाइम फ्रेम दीजिए, व्हेन आई विल गेट द पोस्ट फिल। जफर अली खटाना साहब। सर एक क्यों नंबर पूरा स्टाफ आ गया है, उसके बाद ही हम नए कॉलेज को एग्जामिन करेंगे, उसके बाद ही पॉसिबिलिटी। बोलिए जफर साहब। एक क्यों नंबर 610 मिनिस्टर इंचार्ज पब्लिक वर्क्स। मिनिस्टर साहब जवाब दीजिए। मेरा Honorable Speaker, sir, AQ number 610. Part A, sir, the road from Bidar to Kirthi is the single lane BT road with the carriage width of 3.65 meters and is in good condition. Part B, the Larno Bridge previously constructed by R&B department which falls in the T03 Desu Lehman Margan Pass Road, package number JK01-310 ALRD 46000 approximately. The bridge abutment being and approach walls got partially damaged during the floods in the months of August-September 2025. Permanent restoration is being carried at an estimate cost of rupees 2 crore. सर मेरा सप्लीमेंट्री है सर। हाँ पूछिए। सर शुक्रिया कि ये ब्रिज की बात जो इन्होंने बताई, मैं मशकूर हूँ कि इस ब्रिज की बड़ी खस्ता हालत थी।
लेकिन जिस रोड पर ये ब्रिज है सर, ये जो दीसू लेहनवन मरगन पास रोड है, ये एक बड़ी नेशनल रोड है, वार्ड 1 को जोड़ती है, दोनों सूबों को जोड़ती है। उस रोड की कंडीशन लारनो से लेकर लेहनवन तक बहुत ही खस्ता हालत में है। क्या हुकूमत उसके लिए इस बरस कोई उस रोड को ठीक करने का कोई प्रपोजल है? क्या करना और वो होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खस्ता हालत में वो रोड है और राशन की सप्लाई जाती है, बड़ी गाड़ियां जाती हैं, तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है ट्रैफिक को। हाँ मिनिस्टर सर मैं जानना चाहूंगा। एक तो सर ये एलओपी साहब ने पता नहीं कहाँ से नाम लेके उधर आसाम से यहाँ लगा दिए, पढ़ने ही मुश्किल हो जाते हैं हमें। अब रही दूसरी बात, जो ऑनरेबल एमएलए साहब कह रहे हैं कि जो इसका हम एग्जामिन करा लेंगे, और काफी बड़ी इसमें पॉपुलेशन रहती है, और ऑनरेबल एमएलए साहब से मैं बात कर लूंगा और जो भी पॉसिबल हो सकेगा इसमें देख लेंगे। कल एक बार हाँ जावेद बेदर साहब। ये आपस की बात है, ये अंदर की बात है जनाब, ये अंदर की बात है। फैसल वन जैसा मबाजन दाखिल AQ number 250 सर। हाँ मिनिस्टर इंचार्ज टूरिज्म। Number 250, the mandate for promotion of heritage tourism at the heritage site of Parihaspura, Patan and Tapar vests with the Archaeological Survey of India. Accordingly, the conservation, protection and major development interventions at these sites are undertaken by the ASI. However, with a view to facilitating tourists, the Tourism Department has constructed a tourist cafeteria at Parihaspura to provide basic amenities to visitors. The said facility shall be further renovated, upgraded to enhance service delivery. Initiatives taken by the Culture Department. The Department of Culture is mandated with the revival, restoration and conservation of valuable heritage sites of Jammu and Kashmir. The various initiatives taken with respect to the following heritage sites are as below. Parihaspura, Govardhan, Parihaspura. This site is a state protected monument declared via SRO 408 dated 19/9/2013. The department has undertaken protection measures by providing chain link fencing around the protected monument during FY 2024-25 under the capex budget at an estimate of 39.89 lakhs. The work has been completed. Divar Yakhampura Parihaspura. The site is a state protected monument declared via SRO 337 dated 31/08/1989. This site comprises an ancient temple complex presently under excavation. The work was initiated during financial year 2023-24 under phase 1 of the scheme for revival, restoration, preservation and maintenance of architecture and heritage in J&K at an estimated cost of 373.10 lakh. About 60% of the work has been completed. As the excavation involves manual processes, the work is likely to spill over to the next financial year. The site is being looked after by the department. B. Patan. At Patan, there is a heritage site known as Temple Spring near Sukhnag, which is a state protected monument declared by SRO 517 dated 29/08/2019. The department has undertaken development and restoration works of the Sukhnag Spring and Temple during financial year 24-25 under phase 1 under the scheme for revival, restoration, preservation and maintenance of architecture and heritage in J&K at an estimated cost of rupees 229.92 lakh. The site is being restored completely and being maintained by the department. C. Tapar. The Tapar Heritage Site is a centrally protected monument under the administrative control of the Archaeological Survey of India. Accordingly, no initiative has been taken by the department at this site. Sir, let me finish it सवाल first. उनका है। आप बैठो ना, उनको पूछने दो। Let me Jan sir. उनको पूछ। Sir, thanks for the elaborate answer, sir. Reply quite satisfactory. सिर्फ इसमें सर मेरी एक गुजारिश है कि ये जो बोलो परिहासपुरा, आप बैठो मेहरबानी करके, इसको एक बात करने दो। यू आर वेस्टिंग टाइम। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। बोलिए आप बोलिए। ये जो परिहासपुरा साइट है, इट इज लोकेटेड ऑन अ hillock. It is located on a hillock, sir. There is apprehension of vandalization of this site by excavation of the soil from the site, which endangers the site. Number 1. Okay. Number 2, sir. ये जो हेरिटेज टूरिज्म है, आई वांट दैट कि इसके कंडक्टेड टूर्स जो बॉर्डर टूरिज्म को संग्राम में
शामिल किया जाए। Exercisation hour is over. Hello. Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. खिताबी पंचायत में छोटी रसायन से लेकर आज तक कुर्बानियां दी है देश को मजबूत करने के लिए, इस तिरंगे को मजबूत करने के लिए। और खिताबी पंचायत के लिए अगर एलओपी साहब की ये भाषा है तो गलत है, ये भी होने। खिताबी पंचायत ने कवालियों से लेके पाकिस्तान के युद्ध और उसके बाद बेटन की 36 साल की कुर्बानियां दी हैं, हजारों कुर्बानियां हमारे सिपाहियों की है, फौजियों की है, सिविलियन की है। और उसके बाद हम बॉर्डर के लोग रहने वाले, बॉर्डर का देश, बॉर्डर के लोग जानते हैं। ये श्यामला शर्मा साहब रहते हैं, श्यामला शर्मा जी बॉर्डर के रहने वाले लोग को आपके उत्तर को आपको जवाब देना होगा। आपने अपनी जगह पर जाइए। प्लीज टेक परसीज, प्लीज टेक परसीज, प्लीज टेक परसीज, प्लीज आई विल लिसन टू यू, आई विल लिसन टू यू, आई विल लिसन टू यू। मैं सुनूंगा लेकिन बाकी बैठो नहीं नीचे, मैं बात सुनूंगा, मैं सुनूंगा। हाँ पहले बोलिए, आप बोलिए, आपकी बात भी सुनूंगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं सुनूंगा बात आपकी। ऑनरेबल स्पीकर सर, बात करो। हाँ ऑनरेबल स्पीकर सर, एलओपी साहब ने खिताए पीर पंजाल के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, खिताए पीर पंजाल किसी की आपके कहने से नहीं है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। Honorable Speaker, sir.
Honorable Speaker, sir. Zindabad.